फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर्स. व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर द एलिमेंट्स विच आर सिंथेसाइज्ड और प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल एंड कंटेन चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखिए, फाइबर्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं या फिर नेचुरल अकरिंग होते हैं. किससे? प्लांट से या फिर एनिमल से, राइट. और ये जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, इनमें बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स की चैन जुड़ी हुई होती है. मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इसमें हम आइडेंटिफाई करें, ऐसा कुछ नहीं होता है. फाइबर्स में बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स की चैन से मिलकर बनते हैं फाइबर्स. और ये कहाँ से सिंथेसाइज किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं? एनिमल और प्लांट से, राइट. दूसरी चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. फाइबर को क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज प्लांट फाइबर, जैसे कि कॉटन, बनाना, जूट. एनिमल फाइबर के एग्जाम्पल हो सकते हैं सिल्क, वूल. मिनरल फाइबर के एग्जाम्पल हो सकते हैं ग्लास, एस्बेस्टस. और साइनेप्टिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं रेयोन, नायलॉन, टायरिलीन. उसके बाद सर्जिकल ड्रेसिंग. अब सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है? द सर्जिकल ड्रेसिंग आर द मटेरियल यूज्ड फॉर कवरिंग द वाउंड्स और इंजरीज एंड टू बी अप्लाइड सिंगली और इन कॉम्बिनेशन. अब मैं बता दूं, जो सर्जिकली ड्रेसिंग होती है, इसका मतलब होता है आप नॉर्मली बैंडेज कराने जाते हैं. अगर आपको कहीं पे चोट लग जाती है, नॉर्मली कहीं पे चोट लग जाती है, तो आप जाते हैं किसी भी फिजिशियन के पास या फिर किसी भी नॉर्मल आप फार्मेसी प्रैक्टिस के पास जाते हैं कि आप हमारा ये जो वाउंड हो गया है, मतलब घाव हो गया है, इसे आप ड्रेसिंग कर दो. सो वही होता है सर्जिकल ड्रेसिंग का मतलब होता है ऐसे मटीरियल्स जो यूज हो. वाउंड मतलब घाव को भरने के लिए जो यूज हो, या फिर घाव को कवर करने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं, वो होती है सर्जिकल ड्रेसिंग, राइट. अब वो मटेरियल कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं और सिंगली अप्लाइड भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि आपका जो वाउंड है वो किस प्रकार का है. सेकंड थिंग जो इसमें है, ऑफिशियल एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स. अब सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कौन कौन सी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, ऑफिशियली जरूरतें हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, वो कौन कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट वन इज दे शुड बी स्टेराइल. जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है वो क्या होनी चाहिए? जो सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो स्टेराइल होनी चाहिए, मतलब फ्री ऑफ माइक्रोब्स, right. Second thing is they should be stored in dry well ventilated place at temperature not exceeding 25 degree Celsius. They should not be any loose fiber. देखिए क्या होता है, जो ये सर्जिकल ड्रेसिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? वेल वेंटिलेटेड प्लेस पे स्टोर किए जाते हैं. और जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए. दे शुड नॉट बाय एनी लूज फाइबर. क्योंकि अगर कोई भी जो फाइबर प्रेजेंट होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ड्रेसिंग के लिए, अगर उसमें कोई भी फाइबर लूज हो जाए तो वो डिग्रेड होने के चांसेस हो जाते हैं, माइक्रोब ग्रोथ कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज एडहेसिव प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी अलाउड टू फ्रीज. लेकिन जो एडहेसिव प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें फ्रीज करना जरूरी नहीं होता है. अब एडहेसिव प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ. एडहेसिव प्रोडक्ट जैसे कि ग्लूज हो गई, गम्स जो होती हैं, उन्हें ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं फ्रीज कंडीशन में उन्हें स्टोर करना है या फिर टेम्परेचर उनके लिए हमें कम करना है जिससे कि वो स्टेबल रह सके, ऐसा तो नहीं होता. या फिर जितने भी डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स जैसे कि पेंट वगैरह के एग्जांपल ले लीजिए, ये सब आ जाते हैं एडहेसिव प्रोडक्ट्स में, जिन्हें स्टोर करने के लिए, जिन्हें रखने के लिए आपको उन्हें फ्रीज करने की कोई भी जरूरत नहीं रहती है. Next point is only permeated antiseptic should be used in a prescribed concentration. दूसरी चीज जो एंटीसेप्टिक्स होती है, सबसे ज्यादा एंटीसेप्टिक्स को जो एक प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन होता है, प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन होती है, उसके थ्रू रखना जरूरी होता है. उसके बाद यूजेस ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग फंक्शंस. अब सर्जिकल ड्रेसिंग के फंक्शंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, वो देख लेते हैं. दे प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर वाउंड हीलिंग. देखिए जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है, अगर आप क्यों घाव पे पट्टी करवाना क्यों सूटेबल समझते हैं कि उससे वो सही हो जाएगा? क्योंकि एक आइडियल कंडीशन, मतलब एक बहुत अच्छी कंडीशन घाव को भरने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग से प्रोवाइड की जाती है, राइट. सेकेंड थिंग इज दे रिमूव वाउंड एक्सुडेट्स फ्रॉम द साइट. अब देखिए जो एक्सुडेट्स का मतलब क्या होता है,
जो घाव हो जाता है और कभी कभी आप बोलते हैं कि वाइट वाइट सा मैटर अंदर से निकल रहा है, मीन्स एक रिसाव हो रहा है उस घाव के अंदर से, अगर किसी का वो पक जाए या फिर उसे ध्यान ना दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाए तो उसमें से क्या निकलने लगता है, व्हाइट कलर का एक मैटर निकलने लगता है। ठीक है, तो उसे ही बोल रहे हैं एक्स्यूडेट्स, मतलब रिसाव होने लगे उस घाव से, तो उस जगह उस रिसाव को रोकने के लिए भी सर्जिकल ड्रेसिंग यूज की जाती है। थर्ड पॉइंट इज दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यू। और जो टिश्यूज होते हैं वहां पे क्योंकि घाव हो गया है तो टिश्यूज का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन टूट गया है, राइट तो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए भी सर्जिकल ड्रेसिंग का यूज किया जाता है। दे गिव प्रोटेक्शन टू हीलिंग वॉन्ड, और प्रोटेक्शन सर्जिकल ड्रेसिंग के कारण प्रोटेक्शन भी मिलती है हीलिंग वाउंड्स को, मतलब जहां पे घाव हुआ है वहां पे प्रोटेक्शन भी हो जाती है, जिससे कि बाहर से कोई भी इंसेक्ट उसे ना हार्म कर पाए या फिर कोई भी पोल्यूटेंट पार्टिकल अंदर एंटर ना हो पाए, तो उसे क्या देता है, वो एक प्रोटेक्शन भी देता है सर्जिकल ड्रेसिंग। दे प्रिवेंट इन्फेक्शन, दूसरी चीज इन्फेक्शन होने से बचाता है, राइट जैसे कि पानी ना लग जाए, वो उसमें मॉइस्चर ना आ जाए, इन सारी चीजों से भी ड्रेसिंग बचाती है, किसे प्रोटेक्ट करती है, वाउंड्स को। लास्ट वन इज दे प्रोटेक्ट द वाउंड फ्रॉम आउटसाइड लिक्विड। वही चीज दोबारा से रिपीट की गई है कि बाहर का जितना भी लिक्विड होता है, जैसे कि पानी वगैरह हो गया, आप नहाते टाइम या फिर किसी भी कंडीशन के थ्रू अगर वहां पे पानी लग रहा है तो उससे भी रोकता है क्या, सर्जिकल ड्रेसिंग। क्योंकि आपको पता है कि कहीं भी मॉइस्चर कंटेन अगर हो जाता है किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी फूड मटेरियल में, तो वो बहुत जल्दी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने की संभावना रहती है। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। अब सर्जिकल ड्रेसिंग के टाइप कौन कौन से? फर्स्ट वन इज फाइबर्स एंड रिलेटेड मटेरियल। फाइबर्स और फाइबर से रिलेटेड मटेरियल एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग यूज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए वुड सेल्यूलोज। उसके बाद कार्डिड प्रोडक्ट्स, कार्डिड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? एग्जांपल ले लीजिए एब्जॉर्बेंट कॉटन। उसके बाद नॉन एक्सटेंसिबल एंड नॉन अडेसिव वोवन प्रोडक्ट्स, नॉन एक्सटेंसिबल और नॉन एडेसिव वोवन प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं एब्जॉर्बेंट म्यूसलिन क्लॉथ। उसके बाद नॉन एक्सटेंसिबल एडेसिव वोवन प्रोडक्ट्स कौन से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं बेलाडोना एडेसिव लेस्टर्स, राइट। उसके बाद अब सेसर्स क्या हो सकते हैं? सेसर्स का मतलब होता है जैसे टांके, किसी को चोट लग जाती है ज्यादा तो बोलते हैं ना कि उसे वहां पे टांके आए हैं, क्योंकि क्या जो टिश्यूज थे उनका जो एक दूसरे से कॉम्बिनेशन था, जो एक दूसरे से अटैचमेंट था, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो वहां पे क्या जो फिजिशियन होता है वो क्या कर देता है, स्ट्रेचेस कर देता है, मतलब टांके लगा देता है, जिससे जो टिश्यूज हैं वो एक दूसरे के कंबाइन में आ सके, एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आ सके, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके और फिर से वहां जो वाउंड हुआ है उसे इजीली फिलअप कर सके। स्ट्रेचेस आर स्टेराइल थ्रेड और फाइबर यूज फॉर स्टिचिंग और सीविंग द टिश्यू टुगेदर। देखिए वही चीज जो मैंने आपको बताई, जो स्ट्रेसेस होते हैं वो ऐसे थ्रेड्स, मतलब ऐसे धागे होते हैं या फिर ऐसे फाइबर होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, मींस फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। स्टेराइल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये स्टेराइल थ्रेड्स होते हैं जो किसके लिए, स्टिचिंग मतलब किसके लिए, जोड़ने के लिए, सीविंग मतलब एक दूसरे को सिलाई करने के लिए, किसे, मसल्स को, टिश्यू जो होता है, स्किन जो होती है उसे एक दूसरे में सीविंग मतलब सिलाई करने के लिए यूज होते हैं। तो किसके लिए, टिश्यूज टुगेदर, जिससे कि एक साथ टिश्यूज जो हैं वो एक साथ आ सके, कंबाइन हो सके, एक दूसरे के कांटेक्ट में। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेसर्स, दे मस्ट बी स्टेराइल, स्टेराइल होने चाहिए सबसे बड़ी बात, बिकॉज हम उन्हें कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, स्किन के अंदर। सो स्टेराइल होने चाहिए, फ्री ऑफ माइक्रोब्स होने चाहिए, दे शुड बी नॉन इरिटेंट, नॉन इरिटेंट होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के। अगर आप स्ट्रेसेस यूज करेंगे तो वो नॉन इरिटेंट होते हैं, मतलब इरिटेशन कॉज नहीं करते हैं। दे शुड हैव फाइनेस्ट पॉसिबल ग्वेज, मीन्स क्या करते हैं, जो ये स्ट्रेचेस होते हैं ये एक, जैसे अब किसी को छोटा घाव लगा है या फिर बड़ा घाव है उसके हिसाब से नाप तोल के इन्हें लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज दे शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ। अब जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो एडिक्वेट होती है, मतलब एक पर्याप्त इनकी स्ट्रेंथ होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े होते हैं आप अपने हिसाब से जैसे घरों में धागे यूज करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता, एक पर्याप्त स्ट्रेंथ होती है दोनों की। उसके बाद इफ एब्जॉर्बेबल, दे आर
टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन मस्ट बी नोन। अगर आप जो स्ट्रेसेस यूज कर रहे हैं वो एब्जॉर्बेबल हैं, मीन्स बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने वाले हैं, जैसे इंटरनल कोई सर्जरी होती है तो ऐसे स्ट्रेसेस यूज होते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाएं, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन जो टाइम होता है, मतलब एब्जॉर्ब का मतलब समझ सकते हैं बॉडी के साथ साथ, जैसे जैसे घाव भरेगा वैसे वैसे वो जो स्ट्रेसेस हैं वो भी बॉडी के साथ ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मतलब बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, राइट। वो होता है एब्जॉर्बेबल। और इनका एब्जॉर्प्शन टाइम जो होता है वो फिक्स होता है कि हाँ इतने टाइम में ये एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए थे। तो अगर पेशेंट को रिलीफ महसूस होगा तो मतलब वो इजीली एब्जॉर्ब हो गए, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो वो पेन कॉज करेंगे पेशेंट को। सो ये एक कंडीशन होती है कि इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए था एब्जॉर्ब, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है अगर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं किसी भी कंडीशन में। लास्ट पॉइंट इज दे आर टू बी यूज्ड वंस ओनली। दूसरी चीज जो स्ट्रेसेस होते हैं वो सिर्फ एक बार यूज होते हैं, ऐसा नहीं किसी पेशेंट को एक बार यूज कर दिया फिर दोबारा दूसरे को कर दिया, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ एक बार यूज। फिर उसके बाद यूजेस ऑफ स्ट्रेसेस, नायलॉन स्ट्रेसेस आर यूज्ड इन स्किन एंड प्लास्टिक सर्जरी। देखिए जो नायलॉन के स्ट्रेसेस होते हैं वो स्किन के लिए नॉर्मली जो स्किन में यूज होते हैं वो, और प्लास्टिक सर्जरी में नायलॉन स्ट्रेसेस का यूज होता है। कंगारो टेंडोन्स आर स्पेशली यूज्ड इन हेरेनिया। अब व्हाट इज नोन एज हेरेनिया, देखिए ये एक डिसीज होती है जो मोस्टली बोलते हैं कि ऐसी बीमारी, ऐसी कंडीशन जो सीधा जाके आपके जीआईटी में किसे अफेक्ट करती है, इंटेस्टाइन को। मतलब ये एक पेट की बीमारी होती है जो धीरे 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 इंक्रीज होती जाती है। तो इसके लिए इसका अगर सर्जरी हो तो उसमें कंगारो टेंडन्स स्ट्रेसेस का यूज होता है। नेक्स्ट वन इज मेटेलिक स्ट्रेसेस आर यूज इन जनरल सर्जरी डिफाइन सर्जिकल। देखिए अब मैं आपको बता दूं जो मेटेलिक स्ट्रेसेस होते हैं ये किस में यूज होते हैं, जनरल सर्जरीज में यूज होता है, राइट। उसके बाद सर्जिकल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, अब सर्जिकल स्ट्रेसेस देख लेते हैं कि क्या होते हैं। सर्जिकल स्ट्रेसेस आर स्टेराइल थ्रेड और फाइबर यूज्ड फॉर स्टिचिंग और सीविंग द टिश्यू टुगेदर। जो सर्जिकल स्ट्रेसेस होते हैं ये भी स्टेराइल होने चाहिए, मतलब फ्री ऑफ माइक्रोब्स होने चाहिए, राइट। थ्रेड मतलब धागा, फाइबर यूज फॉर स्टिक, वही चीजें हैं फिर से जो इसमें मोस्टली जो थ्रेड और फाइबर्स यूज होते हैं किसके लिए, स्टिचिंग के लिए या फिर सीविंग सिलाई सिलने के लिए, किसे, टिश्यूज को एक साथ लाने के लिए, कंबाइन करने के लिए कैसे थ्रेड्स यूज होने चाहिए, स्टेराइल थ्रेड होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस, जो आपके बोल सकते हैं सर्जिकल स्ट्रेसेस का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्बेबल स्ट्रेसेस। एब्जॉर्बेबल स्ट्रेसेस कैसे होते हैं, स्टेराइल कैटेगरी। अब देखिए फर्स्ट वन क्या है, स्टेराइल कैटगट। अब स्टेराइल कैटगट का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे तार, कैटगट का मतलब होता है तार, मान लीजिए एक प्रकार का थ्रेड, धागा, तार, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टेराइल मतलब फ्री ऑफ माइक्रोब्स। सेकेंड वन इज स्टेराइल रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेगन स्टेटिस। अब देखिए जो कोलेगन स्टेटिस क्या होते हैं, जो कि बोन मैरो को अटैच करने के लिए, फिर बोन मैरो से जो पर्याप्त होते हैं वो होते हैं कोलेगन स्ट्रेसर। उसके बाद आ जाते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल स्टेटिस। अब देखिए जो मींस स्टेराइल रिकॉन्स्टिट्यूटेड कोलेगन स्टेटिस क्या होते हैं, ये एब्जॉर्बेबल होते हैं अगर किसी इंटरनल पार्ट में यूज किया जाए। देखिए कोलेगन स्ट्रेसर जो होते हैं ये इंटेस्टाइन बोल सकते हैं आप, जो इंटरनल पार्ट होता है जैसे कि बोन मैरो, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बोन मैरो से कोलेगन स्ट्रेसर क्या किए जाते हैं, पर्याप्त किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं नॉन एब्जॉर्बल स्ट्रेसर। अब नॉन एब्जॉर्बल स्ट्रेसर क्या होते हैं, जैसे कि फाइबर्स के बने हुए जो स्ट्रेसेस होंगे वो नॉन एब्जॉर्बल होते हैं। जैसे कि नॉर्मली आप का टांका लगाए किसी को तो वो बोलते हैं ना कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद ये आपके टांके कटेंगे, तो वही चीज होती है कि ये नॉन एब्जॉर्बेबल है, ये एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो ये फाइबर से बने हुए हो जैसे कि सिल्क, कॉटन या फिर स्टेराइल लैलिन स्ट्रेसर, ये म्यूसिलिन से बने हुए हो। थर्ड पॉइंट है स्टेराइल पॉली अमाइड स्ट्रेसर, ये नाइलॉन के बने हुए हो। फिर फोर्थ वन इज स्टेराइल पॉली ईस्टर
स्ट्रेसर ये टायरेलिन के बने हो, स्टेराइल, स्टेनलेस एंड सिल्वर स्ट्रेसर ये अगर मेटल स्प्रिंग के बने हुए हो, ये सारे किस टाइप के होते हैं, नॉन एब्जॉर्बल होते हैं, मतलब ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इन्हें बाद में रिमूव आउट करवाना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं सर्जिकल कैटगट। अब सर्जिकल कैटगट क्या होते हैं? कैटगट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, तार, मतलब सर्जिकल कैटगट का मतलब बोल सकते हैं एक तरह के तरीके से जो सर्जिकल में सर्जरी करते टाइम जो धागा यूज होता है, जो स्ट्रेसेस यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं? सर्जिकल कैटगट्स आर द स्टेराइल एब्जॉर्बेबल स्ट्रेसेस मेड ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कोलेगन ऑफ एनिमल्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ये कैटगट्स होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? कोलेगन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के कोलेगन से मिलते हैं। कोलेगन का मतलब होता है बोन मैरो, एनिमल्स के बोन मैरो से ये ऑब्टेन किए जाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कैटगट्स, अब कैटगट्स को किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है? कोलेगन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सब म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ शीप। मैंने इंटेस्टाइन की बात भी वहां पे की थी। जो आपको कोलेगन होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? एनिमल की बोन मैरो से। अब कोलेगन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सब म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बन सकते हैं सब म्यूकस, ठीक है, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ सीप, सीप की स्मॉल इंटेस्टाइन से कोलेगन क्या होते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इंटेस्टाइन इज क्लीन ऑफ इट्स कंटेंट। देखिए इंटेस्टाइन को अच्छे से क्लीन किया जाएगा और उसके जो कंटेंट्स हैं उन्हें क्लीन किया जाएगा। अबाउट 7.5 मीटर ऑफ इंटेस्टाइन इज सिलेक्टेड। उसके बाद 7.5 मीटर की इंटेस्टाइन सेलेक्ट की जाती है। उसके बाद इट इज स्प्लिट लेंथ वाइज इन 2 to 3 रिबन्स। उसके जो इंटेस्टाइन को रिमूव किया है उसमें क्या कम से कम 2 से 3 रिबन कंटेन होंगे, उन्हें अलग अलग कर लिया। रिबन आर सेपरेटेड बाय मशीन्स, मशीन्स के थ्रू रिबन्स को सेपरेट कर लिया गया। रिबन्स आर स्ट्रेच अंडर टेंशन एंड ड्राइड। उसके बाद अच्छे से रिबन्स को स्ट्रेच करके मतलब खींच करके और उसमें टेंशन जनरेट करवा के मतलब फोर्सफुली उन्हें पहले क्या किया जाएगा? स्ट्रेच आउट किया जाएगा, मतलब खींचा जाएगा, फिर उसके बाद उन्हें सुखा दिया जाएगा, ड्राई किया जाएगा। इट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द रिबन्स। इससे क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है रिबन्स को? रिबन्स आर टेंड और हार्डनेड बाय सोकिंग दैम इन अ सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम साल्ट। उसके बाद जो रिबन्स हमें मिले हैं ड्राई करने के बाद, तो उसे हार्ड करने के लिए किससे? सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम साल्ट, क्रोमियम साल्ट के सॉल्यूशन में उसे डिसॉल्व किया जाएगा। द ड्राइड रिबन आर पॉलिश टू ऑब्टेन स्मूथ स्ट्रिंग ग्वेज्ड फॉर इट्स डायमीटर। उसके बाद अच्छे से जब वो ड्राई हो जाएगा क्रोमियम साल्ट के सॉल्यूशन में डिप कराने के बाद फिर से उसे ड्राई करेंगे अच्छे से। जब वो ड्राई हो जाएगा उन रिबन्स को पॉलिश करेंगे जिससे कि हमें एक स्मूथ स्ट्रिंग ग्वेज्ड मिल जाए। द फाइन फाइबर हैविंग यूनिफॉर्म डायमीटर एंड स्मूथनेस आर देन स्टेलाइज। उसके बाद जब हमें एक यूनिफॉर्म डायमीटर का, जितना हमें चाहिए था उतना एक पर्टिकुलर डायमीटर का हमें क्या फाइबर मिल जाएगा, मीन्स आप बोल सकते हैं रिबन मिल जाएगा, रिबन फाइबर का ही है वो, तो वो अगर आपको मिल जाएगा फिर उसकी स्मूथनेस वो स्मूथ भी है, ठीक है। उसके बाद उसे क्या किया जाएगा? स्टेराइज जाएगा। स्टेलाइजेशन के बाद हाउ कैटगट्स स्ट्रेसेस आर स्टेलाइज। अब किस प्रकार कैटगट्स को या फिर स्ट्रेसेस को स्टेलाइज कर सकते हैं? द स्टेलाइजेशन ऑफ कैटगट इज डन फॉलोइंग मेथड। बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं किसे कैटगट्स को या फिर स्ट्रेसेस को स्टेलाइज करने के। जैसे फर्स्ट वन इज केमिकल स्टेलाइजेशन, आयोडीन मेथड। केमिकल स्टेलाइजेशन या फिर आयोडीन मेथड। इन दिस मेथड कैटगट्स आर डिपेड in iodine and potassium iodide solution for 24 hours। अब अगर आप स्टेराइज कर रहे हैं किसी कैटगट को या फिर किसी स्ट्रेसेस को, तो सबसे पहले हमने केमिकल स्टेलाइजेशन में आयोडीन मेथड लिया है। इसके अंदर आप क्या करेंगे? इन दिस मेथड कैटगट्स आर डिपेड इन आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन फॉर 24 आवर्स। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो कैटगट्स हैं उन्हें डिसॉल्व करके रखना पड़ेगा
रहेगा किसमें, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में कम से कम 24 आवर्स के लिए। तो आफ्टर 24 आवर्स जो आपका कैटगट है वो पूरी तरीके से स्टेराइल हो जाएगा। स्टेरिलाइजेशन बाय इरिडेशन, अब इरिडेशन के थ्रू कैसे, मतलब रेज के थ्रू किस तरीके से आप स्टेरिलाइज कर सकते हो कैटगट्स को या फिर स्ट्रेसेस को। दिस इज द लेटेस्ट मेथड। रेडिएशन के थ्रू जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है या अदर जितनी भी प्रोसेस होती हैं, ये लेटेस्ट मेथड है सारे, ठीक है। द कैटगट्स आर एक्सपोज टू गामा रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोबाल्ट 60। अब जो कैटगट्स होते हैं वो एक्सपोज किए जाते हैं किसके थ्रू, गामा रेज के थ्रू, ठीक है। और किसके द्वारा, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 के थ्रू क्या किया जाता है, गामा रेज पास करवाई जाती हैं किसमें, कैटगट्स में, और वो क्या हो जाता है, स्टेरिलाइज हो जाता है। उसके बाद लिगेचर्स एंड बैंडेज। अब लिगेचर्स क्या होते हैं, लिगेचर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं देखिए जो कि क्या कर सकें, मींस आपका खून को रोकने के लिए धागे या फिर बोल सकते हैं एक रस्सी, इस टाइप से आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, थ्रेड्स, खून को रोकने के लिए इजीली जहाँ कहीं पे कट लग जाता है तो क्या करता है, सबसे पहले जो डॉक्टर होता है अगर वो वहाँ पे बैंडेज करे फिर भी खून नहीं रुक रहा है तो उससे क्या किया जाता है, लिगेचर्स लगाए जाते हैं। लिगेचर्स आर स्टेराइल थ्रेड और फाइबर यूज्ड फॉर टाइटनिंग मसल्स। देखिए लिगेचर्स स्टेराइल मतलब फ्री ऑफ माइक्रोब्स, थ्रेड होते हैं मतलब धागे होते हैं, और फाइबर्स भी बोल सकते हैं, यूज फॉर टाइटनिंग मसल्स, जो मसल्स को टाइट करने के लिए, ब्लड वेसल्स को टाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि कहीं पे आपको चोट लग गई और बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है तो उस ब्लड को रोकने के लिए क्या यूज होते हैं, लिगेचर्स यूज होते हैं जो टाइट कर देते हैं मसल्स को जिससे कि ब्लड बाहर ना आ पाए। उसके बाद बैंडेज। बैंडेज क्या होते हैं, अ मटेरियल विच होल्ड द ड्रेसिंग इन प्लेस एंड अप्लाइज प्रेशर और सपोर्ट ऑन इंजर्ड पार्ट इज कॉल्ड बैंडेज। अब देखिए बैंडेज क्या होता है, जब आपको कहीं पे भी इंजरी हो जाती है तो वहां पे जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, बैंडेज कर देता है, मतलब एक सपोर्ट दे देता है जिससे कि प्रेशर जनरेट हो, और एक सपोर्ट दे देता है जिससे बाहर का कोई इन्फेक्शन अंदर ना जाए और जो इंजर्ड पार्ट है उसे इजीली कवर कर दिया जाए जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में ना आए, राइट। उसके बाद देखिए डिफरेंस देखते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग में और स्ट्रेसर में। सर्जिकल ड्रेसिंग का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस इंक्लूड ऑल मटेरियल आइदर यूज अलोन और अलोंग विद अदर टू कवर द वाउंड्स। देखिए सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो किसके लिए यूज हो, वाउंड्स को कवर करने के लिए यूज हो। अलोन मतलब अकेले भी यूज हो सकते हैं या फिर ये किसी के कॉम्बिनेशन में भी यूज हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेसर। क्या है, दिस आर स्टेराइल थ्रेड स्ट्रिंग्स स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर यूज इन सर्जरी फॉर सीविंग टिश्यू टुगेदर। अब देखिए जो स्ट्रेसर होते हैं वो ऐसे थ्रेड होते हैं जो स्टेराइल हो मतलब फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, और ये स्पेशली प्रिपेयर किए जाते हैं किसके लिए, जो सीविंग मीन्स जो दो टिश्यूज हैं जो कि इंजरी के कारण अलग हो गए हैं उन्हें एक साथ रखने के लिए, उन्हें एक साथ बाइंड करने के लिए स्ट्रेसर यूज होते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग, फंक्शन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग इज टू प्रोटेक्ट द वाउंड एंड प्रमोट वाउंड हीलिंग। देखिए क्या होता है सर्जिकल ड्रेसिंग का काम वाउंड मतलब जो घाव है उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उसे क्या करना, प्रमोट वाउंड हीलिंग, और वाउंड हीलिंग को प्रमोट करना मतलब उसे सही करना काम होता है किसका, सर्जिकल ड्रेसिंग का। वैसे स्ट्रेसर का सेकंड पॉइंट देखते हैं, फंक्शन इज फॉर सीविंग और स्ट्रेसिंग टिश्यू। फंक्शन क्या होता है स्ट्रेसर का, सीविंग या फिर स्ट्रेचिंग मतलब एक साथ जोड़ना या फिर एक साथ सिलाई करना दो टिश्यूज को अलग अलग जो हो गए हैं किसी भी इंजरी के कारण। थर्ड पॉइंट ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग हैव टू कॉम्प्ले सर्टेन प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल्स स्टेरिलिटी, should not have loose fiber and end in dressing। अब देखिए जो यूज होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग वो किस लिए यूज होते हैं, जो लूज फाइबर हो गए हैं मीन्स जो बोल सकते हैं जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे ड्रेसिंग करने के लिए, मीन्स
बहुत सारी अलग अलग स्टेरिलिटी मीन्स स्टेराइल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, या फिर डेली जब आप ड्रेसिंग करते तो डिटोल से उसे एसेप्टिक भी बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि सेप्टिक जनरेट ना हो। तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है सर्जिकल ड्रेसिंग की। वहीं पे आ जाते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ स्ट्रेसर। स्ट्रेसर्स हैव टू कॉम्प्ले विद सर्टेन प्रॉपर्टीज, एग्जांपल नॉन इरिटेशन, इरिटेशन कॉज नहीं होनी चाहिए स्ट्रेसर के अंदर। एडिक्वेट स्ट्रेंथ, एडिक्वेट स्ट्रेंथ मतलब एक फिक्स स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके बाद स्टेरिलिटी मींस फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल्स हो सकते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के, एब्जॉर्बेंट कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन मीन्स ऐसी कॉटन जो कि एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब जैसे कि बोल सकते हैं एडिक्वेट्स जो निकलते हैं किसी भी घाव के अंदर से, उन्हें एब्जॉर्ब कर ले। बैंडेज, अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्वालिटी की बैंडेज हो सकती हैं जो क्या कर सके, कवर कर सके वाउंड्स को। एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रेसर का जैसे कि ऑक्सीडाइज्ड सेल्यूलोज या फिर नायलॉन या फिर म्यूसिलिन। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ कॉटन। अब कॉटन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं, यूजेस देख लेते हैं क्या होते हैं कॉटन के। कॉटन सिनोनियम, कॉटन का सिनोनियम क्या है, एब्जॉर्बेंट कॉटन बोल सकते हैं, कॉटन वूल बोल सकते हैं, प्योरीफाइड कॉटन बोल सकते हैं, गोसी पोल बोल सकते हैं, ठीक है। कॉटन के इतने सारे सिनोनियम होते हैं, मीन्स दूसरे नाम। बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो सकता है कॉटन का, मीन्स होता है द ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम trichomas of seed of Gossypium barbadensis। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है कॉटन का, Gossypium barbadensis फैमिली मालवेसी। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन। अब एब्जॉर्बेंट कॉटन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, किस प्रकार एब्जॉर्बेंट कॉटन बनाया जाता है। द कॉटन प्लांट आफ्टर फ्लोविंग बियर्स द फ्रूट नोन एज कैप्सूल। देखिए जब फ्लावर आ जाता है मीन्स कॉटन पे, तो उसके बाद जो फ्रूट आएगा वो क्या कहलाएगा, कैप्सूल कहलाता है। जो कॉटन का फ्रूट होता है वो कैप्सूल कहलाता है। ईच कैप्सूल इज मेड अप ऑफ 3 to 5 चैम्बर नोन एज सेल सीड। एक कैप्सूल 3 से 5 चैम्बर कंटेन रखता है जो कहलाता है सेल्स या फिर सीड्स। दे आर कवर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्राइकोम्स। और जो ये सीड्स होते हैं, ये कैप्सूल होते हैं, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्राइकोम से कवर्ड रहते हैं। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, मतलब ट्राइकोम्स का मतलब होता है पत्तों के ऊपर आने वाले बाल। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कॉटन का पेड़ भी, तो उसके ऊपर एक लेयर होती है, एक कवरिंग होती है बालों की, ठीक है, बालों की बोल सकते हैं, या फिर फार्मा लैंग्वेज में ट्राइकोमस बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज ईच सीड कवर्ड विद ट्राइकोमस इज वेल नोन एज बोल। और हर एक सीड जो ट्राइकोमस से ढका हुआ है वो क्या कहलाता है, बोल्स कहलाता है। आफ्टर कलेक्टिंग द बोल्स दे आर सब्जेक्टेड टू गिनिंग प्रोसेस। देखिए हमने अलग अलग बोल्स कलेक्ट की। बोल्स क्या होती है, जो हर एक प्लांट जो फ्रूट आया है, फ्रूट कैप्सूल कहलाता है, कैप्सूल के अंदर 3 से 5 चैम्बर होते हैं जो बोल्स कहलाते हैं, ठीक है। सेल्स कहलाते हैं, सीड्स कहलाते हैं। तो जो बोल्स होती है जिसे आप यहाँ पे कैप्सूल भी बोल रहे हैं, उसे जब आपने सब्जेक्ट मीन्स उसे कलेक्ट कर लिया तो गिनिंग प्रोसेस के थ्रू उन्हें क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। व्हाट इज गिनिंग प्रोसेस, गिनिंग प्रोसेस देखिए, इन गिनिंग प्रोसेस ट्राइकोमस आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स। गिनिंग प्रोसेस क्या होती है, देखिए ये कैप्सूल होते हैं, कॉटन के कैप्सूल होते हैं। गिनिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि मशीनरी प्रोसेस, मशीन के थ्रू कैप्सूल और कैप्सूल को किससे, ट्राइकोमस से सेपरेट किया जाए। सीड से ट्राइकोमस को क्या किया जाए, अलग किया जाए, मतलब जो बाल आए हुए हैं उसके ऊपर उन सबको अलग किया जाए, और जो सीड है उसे अलग जाए। उसके बाद शॉर्ट फाइबर आर यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग। और जो शॉर्ट फाइबर हमें मिलेगा इस प्रोसेस से, गिनिंग प्रोसेस के बाद, वो एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं। दे आर नोन एज लिंचर्स, ये लिंचर्स भी कहला सकते हैं। द रॉ कॉटन कंटेन वैक्स। रॉ कॉटन जो हमें प्राप्त हुई है कॉटन, उसमें वैक्स भी होता है, फैट भी होता है, कलरिंग मैटर एंड आयरन इम्प्योरिटीज। कलरिंग मैटर प्रेजेंट होता है और आयरन इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती है। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज द लिंचर्स आर टेकन टू कॉटन ओपनर। उसके बाद इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए कॉटन ओपनर यूज किया जाता है। द फाइबर आर देन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एंड सोल्यूशन अंडर प्रेशर ऑफ
10 to 15 आवर्स। अब क्या किया जाता है, जो फाइबर हमें मिला है जिसके अंदर वैक्स फैट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ 10 से 15 घंटे के लिए रख दिया जाता है एक साथ मिला के। इट सेपरेटेड वैक्स एंड फैट फ्रॉम फाइबर्स। तो इसके ये क्या करेगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है किसमें हेल्प करेगा, वैक्स और फैट को फाइबर से अलग करने में। द फाइबर आर वॉश्ड विद वाटर। फाइबर्स को वॉश किया जाएगा वाटर के साथ। ब्लीच्ड, ब्लीच का मतलब होता है वॉश आउट पूरी तरीके से। फिर उसके बाद ड्राइड एंड स्टेराइल। ड्राई मतलब फिर उसे सुखाया जाएगा, देन उसे स्टेराइल किया जाएगा। स्टेराइल मतलब फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद स्टोरेज। अब स्टोर कहाँ कर सकते हैं, टू बी स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेस। कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर किया जा सकता है, मीन्स ठंडा वातावरण होना चाहिए और सूखा हुआ होना चाहिए, फ्री ऑफ मॉइस्चर। दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। दूसरी चीज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, लाइट से प्रोटेक्ट रखना पड़ता है। यूजेज एज आ सर्जिकल ड्रेसिंग, एज लिग्नेचर एंड स्ट्रेसर। देखिए अब क्या होता है, एज आ लिग्नेचर भी यूज हो सकता है। जो आपका कॉटन होता है वो एज अ लिग्नेचर यूज, मतलब खून को रोकने के लिए भी यूज होते हैं। कॉटन से सबसे पहले खून को रोका जाता है। और उससे स्ट्रेसर भी यूज होते हैं, एज अ फिल्टर मीडिया, एज अ फिल्टर मीडियम भी यूज हो सकते हैं। इट एब्जॉर्ब ब्लड, म्यूकस, पस एंड प्रिवेंट द वाउंड फ्रॉम इन्फेक्शन। यस राइट। देखिए जो कॉटन होता है वो एज अ एब्जॉर्बेंट यूज होता है, मीन्स कोई भी अगर कहीं से भी कोई एक्सट्रैक्ट निकल रहा है तो उसे एब्जॉर्ब करने में कॉटन सबसे पहले यूज होता है। दूसरी चीज ब्लड को साफ करने के लिए, म्यूकस को साफ करने के लिए, पस जो बन जाता है किसी भी चोट में, वाउंड में, वहां से उसे निकालने के लिए। प्रिवेंट द वाउंड फ्रॉम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से मीन्स वाउंड्स में इन्फेक्शन होने से रोकता है, मीन्स वाउंड्स जो घाव हो गया है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए कॉटन यूज होती है। उसके बाद वूल। वूल क्या होती है, वूल बायोलॉजिकल सोर्स। वूल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैसी ऑफ सीप, ओविस, एराइसिस। अब फ्लैसी का मतलब क्या होता है, फ्लैसी का मतलब होता है ऊन की चादर। आपने देखो सीप के ऊपर चादर होती है, एक चादर बनी हुई होती है ऊन की, वही कहलाती है फ्लैसी। ठीक है। फैमिली बोवेडी। प्रिपरेशन, द फ्लैसी ऑफ अ सिप इज कट। सबसे पहले सिप की जो फ्लैसी होती है मतलब चादर होती है ऊपर ऊन की, वो कट कर ली जाती है। एंड हेयर आर सेपरेटेड। उसके बाद हेयर्स को सेपरेट कर दिया जाता है। इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, ग्रास आर रिमूव्ड। जो ग्रेसेस होती है या फिर डस्ट होता है वो इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। काटने के बाद बाल जो होते हैं सीप के, भेड़ के ऊपर से हटाने के बाद उसे क्या कर ले, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर दिया जाता है। द फाइबर्स आर ब्लीच्ड। जो फाइबर होते हैं, ब्लीच मतलब कि अच्छे से उसे साफ कर लिया जाता है, धो लिया जाता है। ड्राइड, स्टेलाइड। उसके बाद ड्राई कर लिया जाता है। स्टेलाइज मतलब फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जोन सी भी प्रोसेस सुटेबल होगी वूल में वो कर ली जाती है। देन उसके बाद मार्केटेड कर दिया जाता है, मीन्स मार्केट में आ जाती है वूल। डिस्क्रिप्शन हो सकता है, वूल हेयर्स आर स्मूथ। वूल के जो हेयर होते हैं वो स्मूथ रहते हैं। इलास्टिक, लस्टर्स, क्लूलरली, हाइग्रोस्कोपिक एंड स्लिपरी टू टच। ठीक है। तो स्मूथ होते हैं, इलास्टिक होते हैं, लस्टर्स कैटेगरी के होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं, कैरेटिन या फिर सिस्टीन, अमाइनो एसिड। कैरेटिन, सिस्टीन जो किससे मिले, अमाइनो एसिड से। यूजेस हो सकते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग, एज लिग्नेचर एंड स्ट्रेसेस। एज अ लिग्नेचर और स्ट्रेसेस की प्रिपरेशन में भी क्या वूल यूज होते हैं, या एज अ फिल्टर मीडियम भी वूल यूज हो सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सिल्क। अब बायोलॉजिकल सोर्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो सकते हैं, सिल्क के बायोलॉजिकल सोर्स, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकोनट्स ऑफ बोम्बैक्स, मोरी एंड अदर वेराइटीज ऑफ बोम्बैक्स। अब बोम्बैक्स क्या होता है, ये एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। राइट। बोम्बैक्स क्या होता है, ये एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जिससे हमें सिल्क मिलता है। राइट। उसके बाद फैमिली बोम्बैसी। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब सिल्क को बनाने का प्रिपरेशन क्या हो सकता है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वोम लार्वा इज मेन स्टेज। देखिए सिल्क का जो प्रिपरेशन मेथड होता है उसमें वोम लार्वा एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, किसकी,
जो हमने इंसेक्ट यूज किया है। उसके बाद द लार्वा हैव सम स्पेशल ग्लैंड इन ओरल कैविटीज। देखिए लार्वा की जो ओरल कैविटीज होती हैं उनमें बहुत सारी अलग अलग स्पेशल ग्लैंड्स होती है जहां से सिल्क का सीक्रेशन होता है। दे सीक्रेट द फाइबर नोन एज सेरिसिन। और जो ये ग्लैंड्स होती हैं इनसे क्या रिलीज होता है, सेरिसिन, विच एन एक्सपोजर टू एयर बिकम हार्ड एंड फ्रॉम द कोकोन। ठीक है, तो ये कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं और किसमें कन्वर्ट होती, कोकोन। द कोकोन्स आर कलेक्टेड एंड हीटेड एट अ टेम्परेचर 60 to 80 डिग्री सेल्सियस इन स्टीम करंट। उसके बाद कोकोन को कलेक्ट किया जाता है, उसे हीट किया जाता है कितने टेम्परेचर पे, 60 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। द कोकोन गेट ओपन। उसके बाद जो कोकोन होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। दे आर placed in hot water to dissolve the gum like substances and fibers become soft। उसके बाद जो कोकोन जब ओपन हो गए तो उन्हें गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है, उसमें गम्स और अदर ऐसे फाइबर्स यूज किए जाते हैं जिससे कि वो सॉफ्ट। उसके बाद द फाइबर आर सेपरेटेड, तो फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता है, स्टेलाइज कर लिया जाता है और पैक करके मार्केट के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सिल्क केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होते हैं, सिल्क कंटेन अ प्रोटीन नोन एज फिब्रोनिन। सिल्क के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है, फिब्रोनिन। अब यूजेस क्या हो सकते हैं सिल्क के, इन सर्जिकल ड्रेसिंग एज अ लिग्नेचर एंड स्ट्रेसर। तो जो सिल्क होता है वो ड्रेसिंग के लिए यूज होता है, लिग्नेचर के लिए यूज होता है और स्ट्रेसर एज अ स्ट्रेसर भी यूज होता है। उसके बाद इन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सीव्स, और सीव्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी सिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। ओके गाइज।